तो हेलो बच्चों, चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। तो विषय विज्ञान है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, है ना, विज्ञान विषय की क्लास पढ़ रहे हैं। तो आपका जो आज का क्लास रहेगा अध्याय 11, और ये अध्याय 11 का क्या नाम है? विद्युत धारा के रासायनिक गुण, रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव आपको पढ़ना है। मतलब आपको क्या करना है, इस अध्याय हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरी तरीके से हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं जो जितने भी आपके क्या होते हैं, कहा जाए तो विद्युत, है ना, मतलब बिजली के बारे में हम बहुत सारी जानकारी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन का प्रमुख आवश्यक तत्व है बिजली। तो हम इसके बारे में आज जानने वाले हैं। चलिए हम जानते हैं। तो चलिए पुस्तक लीजिएगा अपने सामने और पुस्तक हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे अभिभावक हमें अक्सर ये चेतावनी देते हैं कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को ना छुएं। क्या आपने कभी सोचा है कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को छूने के लिए क्यों मना किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आपके हमारे जो अभिभावक, यानी कि हमारे अभिभावक का मतलब क्या होता है, माता पिता या घर में जो भी बड़े होते हैं वे सब हमारे अभिभावक कहलाते हैं, है ना। परिवार में जो भी बड़े होते हैं वे हमारे अभिभावक कहलाते हैं। तो हमें अक्सर मतलब ये चेतावनी यानी कि हमको सलाह देते रहते हैं कि गीले हाथों से, है ना, गीले हाथों से कभी भी हमको किसी भी विद्युत परिपथ को नहीं छूना चाहिए। मतलब जब कोई विद्युत परिपथ होता है, चाहे आपका उसका लाइट चालू करने का बटन हो इस तरह से, या तो आपका जो तार ऐसा गया रहता है ना, इस बोर्ड से इधर और ये दूसरे बोर्ड में जाता है ये तार, तो इस तार को भी हमको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। क्यों? तो आइए इसका कारण ऐसा क्यों कहा जाता है ना, कि गीले हाथों से क्यों नहीं छूना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो देखिए होता क्या है, इसका हम कारण जो है हमको आगे मिलेगा, है ना। हम यह जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम, चांदी आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि जो तांबा है ना, एल्यूमिनियम है, चांदी है, इसमें से क्या प्रवाहित होती है? धारा। कौन सी धारा? विद्युत धारा, यानी कि इसमें बिजली प्रवाहित होती है। जबकि कुछ ठोस पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि में से विद्युत धारा यानी कि उसमें बिजली प्रभावित नहीं होती। बिजली की धारा यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। मतलब जब कोई चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इनमें से जो बिजली है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसमें से होकर चली जाती है। लेकिन आपका रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब में बिजली की जो धारा है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर वह प्रवेश नहीं करती। इसलिए प्लास्टिक वगैरह में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए आपका जो वे पदार्थ जो अपने में से, है ना, वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत के सुचालक यानी कि अच्छे चालक होते हैं। तथा वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। अब देखिए सुचालक, विद्युत के सुचालक पदार्थ कौन से कहलाएंगे है ना। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तु जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक कहलाएंगे। लेकिन ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित नहीं होने देता, वह विद्युत के हीन चालक पदार्थ कहलाता है, या उसको कुचालक भी कह सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि ठोस पदार्थों में विद्युत चालन की जांच टेस्टर द्वारा की जाती है। क्या यह द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? तो आप जो देखे हो, है ना, कभी भी हमारे घर में क्या बिजली वगैरह बंद हो जाता है तो उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, उसमें बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्टर का उपयोग करते हैं। यानी कि टेस्टर को क्या किया जाता है, उसमें डाला जाता है और पता लगाया जाता है कि उसमें करंट वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि विद्युत आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके पता किया जाता है। तो क्या होता है, क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? तो आइए जानते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा। अब क्या करेंगे, आपको इस क्रियाकलाप में प्लास्टिक या रबड़ का छोटा ढक्कन लेना है या बीकर लेना है, सिरका या नींबू का रस लेना है, 2 टेस्टर लेना है, बैटरी लेना है, बल्ब और 2 विद्युत तार। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है वो इस तरह से आपको क्या कर देना है, क्या कर देना है, आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से उन सब चीज़ों को रख देना है। जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक या रबड़ का छोटा ढक्कन या बीकर लेकर उसमें थोड़ा सा क्या डालना है आपको, नींबू का रस या सिरका डालिए और उसको, है ना, एक टेस्टर की सहायता से, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ना, उस तरह से हम क्या कर देंगे, ये चित्र में दिखाया गया उस तरह से हम जोड़ देंगे, है ना। उसमें क्या डाल देंगे, नींबू का रस डाल के। अब बल्ब को भी बीच में जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे ये बल्ब दिया है, ये तार है और यहाँ पे बैटरी लगा है,
और यहाँ पे क्या है, नींबू का रस या सिरके का रस भरा है और ये तार के माध्यम से बिल्कुल बल्ब से होते हुए यहाँ से निकलकर इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ है। ये तार और बैटरी और बल्ब है ना। तो अब बैटरी के दूसरे सिरे को तार की सहायता से बल्ब से जोड़े। अब दोनों टेस्टर के सिरों को नींबू के रस अथवा सिरके में डुबोइए। ध्यान रहे कि दोनों टेस्टर के सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, ना ही वे एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जला? नींबू का रस या सिरका, है ना, नींबू का रस या सिरका विद्युत का सुचालक है या हीन चालक, है ना। तो क्रियाकलाप करने से पहले यह जांच लें कि टेस्टर अथवा जो आपका बैटरी है भली भांति कार्य कर रहे हैं या नहीं। यह क्रियाकलाप अन्य द्रवों जैसे शुद्ध जल, है ना, और दूध आदि के साथ भी दोहराएं तथा परीक्षण करें कि विद्युत चालक है या हीन चालक। तो क्या होता है यहाँ पे आपका जो क्रियाकलाप है ना, इसमें क्या हो जाता है जो आपका बल्ब है ना, बल्ब जो है जैसे ही इसमें हम टेस्टर फिट करते हैं तो टेस्टर को लगाने के बाद आपको जो ये बल्ब है वो जलने लगता है। तो इससे पता चलता है कि जो नींबू का रस या सिरके का रस है ना, या सिरका है, वो कैसा है, विद्युत का सुचालक पदार्थ है, यानी कि अपने में से होकर विद्युत को कुछ इस तरह से जाने देता है। जैसे कि इस तार से निकला है ना, तो इस तार से निकला मतलब अपने में से होकर जाने दे रहा है, इस तार में भी जा रहा है, ऐसा कुछ इस तरह से जाता है। तो यहाँ पे ये तार जो जल जो है विद्युत को, 1 मिनट साफ करके दिखा रहा हूँ, ये आपका तार यहाँ से विद्युत आता है तो इस जल में आता है, फिर इस द्रव से इस तार में जाता है। मतलब ये समझ आता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका नींबू का रस अथवा सिरका है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है, जो अपने में से होकर विद्युत धारा को ऐसे प्रवाहित होने देता है और बल्ब जलने लगता है। यदि यह कुचालक होता तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब भी नहीं जलता, है ना। चलिए, अब आपने देखा कि जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच नींबू है ना, नींबू का रस या अथवा सिरका अथवा कोई अन्य द्रव विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तब विद्युत परिपथ पूरा होता है ना। इस तरह से क्या होता है, जो वहाँ पे हमने जैसे क्रियाकलाप में किया चित्र में, है ना, यहाँ पे तो हमारा विद्युत परिपथ क्या हो गया, कुछ इस तरह से गया यहाँ पे और इधर से भी आया और यहाँ से दोनों आपस में जुड़ गया, यानी कि विद्युत का परिपथ यानी कि उसका रास्ता पूरा हो गया। और जैसे रास्ता पूरा हुआ तो यहाँ पे बल्ब जलने लगा। तो रास्ता पूरा करने का काम कौन किया, आपका ये नींबू का रस अथवा सिरका, जो एक तार से दूसरे तार तक किसको पहुँचाया, विद्युत को पहुँचाने का काम किया, जिससे परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। किंतु जब कोई ऐसा द्रव जैसे शुद्ध जल आदि जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, तब विद्युत परिपथ पूरा नहीं होने के कारण बल्ब नहीं जलता। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, शुद्ध जल लेते हैं ना, हम यहाँ पे नींबू के रस के अथवा सिरके के जगह पे हम यहाँ पे क्या भर देते, शुद्ध जल भर देते। तो शुद्ध जल क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध होगा, उसमें कोई प्रकार का आयरन, है ना, आयन या छोटे छोटे कण वगैरह नहीं मिले होंगे, तो ऐसा वाला शुद्ध जल लेंगे। तो जो शुद्ध जल होता क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। तो क्या करेगा वो, यहाँ से जल को, है ना, यहाँ से विद्युत के इस तार में होकर नहीं जाने देगा और इस तरह से इसका रास्ता जो है पूरा नहीं होगा। और रास्ता पूरा नहीं होने के कारण बिजली जो है बल्ब तक नहीं पहुंचेगी और बल्ब तक नहीं पहुंचेगी बिजली तो ये बल्ब भी क्या होगा, नहीं जलेगा, इस तरह से, ठीक है। कभी कभी द्रव के सुचालक होने पर भी ऐसा हो सकता है कि बल्ब ना जले। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो आप जानते हैं कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। यदि बल्ब में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कम हो तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता, इसलिए वह दीप्त नहीं हो पाता। आइए एक टेस्टर बनाएं जो दुर्लभ विद्युत धारा के प्रवाह को भी सूचित करे। तो देखिए यहाँ पे आप जो द्रव लिए हो, है ना, तो द्रव विद्युत का सुचालक भी है, उसमें बल्ब जलने लगना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, आपको बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो बल्ब में क्या लगा होता है, तंतु लगा होता है, जो बल्ब के अंदर क्या लगा होता है, तंतु, वही तंतु जलता है तब वह बल्ब जो आपका रोशनी करता है। तो क्या होता है, जब आपका विद्युत धारा का तापमान, है ना, विद्युत का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह जल कर थोड़ा सा खराब हो जाता है और कम होने पर उस तक जो बल्ब का तंतु है वहाँ तक जो ऊष्मा का प्रभाव है कम हो जाता है, इसलिए वह अच्छे से जल नहीं पाता। तो ये कारण हो सकता है कि कम या ज़्यादा होने के कारण। यदि बराबर रहेगा या नियमित रहेगा जितना चाहिए उतना, तो आपका बल्ब जो है बहुत आसानी से जलने लगेगा। अब देखते हैं
क्रियाकलाप 2, क्रियाकलाप 2 में क्या दिया है, माचिस की खाली डिबिया, छोटी चुंबकीय सुई, चालक तार, बैटरी। माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकाल लें तथा उसमें से एक छोटी चुंबकीय सुई रखें। अब देखिए, आपको माचिस लेना है और माचिस के अंदर में जो तिली भरी होती है उस डिब्बे को लेना है, अंदर वाला 2 ट्रे लेना है, उसमें से एक छोटी चुंबकीय सुई रखना है ना, उसमें एक छोटी सी चुंबकीय सुई को रख देना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका चुंबकीय सुई आता है ना, ये आपका चुंबकीय सुई है, उसको रख देना है आपको माचिस की खाली डिब्बी में। उसके बाद क्या दिया है, तार के एक सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल, माने कि बैटरी में 2 क्या होते हैं, आयन होते हैं, एक धन वाला और एक ऋण वाला। तो एक को आपको धन या ऋण में जोड़ देना है, एक तार को। उसके बाद दूसरे तार को स्वतंत्रता छोड़ देना है, स्वतंत्रता छोड़ देना है। तार का एक सिरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से, मतलब बैटरी के दूसरे हिस्से में जोड़ना है, या और दूसरा तार को, और उसको भी क्या कर देना है, आपको टर्मिनल से जोड़ देना है। फिर तार के दोनों सुइरों को कुछ क्षण के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। क्या चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है? तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, ये आपका क्या है, बैटरी, बैटरी के एक सिरे से हम ये तार जोड़े, इसको खुला छोड़ दिए। फिर यहाँ से हम एक तार जोड़े और इसको हम क्या कर दिए, चुंबकीय सुई से जोड़कर यहाँ पे खुला छोड़ दिए। अब यहाँ से भी करंट आ रहा है और यहाँ से भी करंट आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ नहीं रहा है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाएगा। मतलब हम इस तार को जैसे क्या करेंगे, इस तार को और इस तार को, है ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस कुछ इस तरह से इसको जोड़ देंगे, स्पर्श करा देंगे, तो क्या होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाएगा। क्यों? तो ऐसा क्यों होता है, नींबू का रस सुचालक होने के कारण विद्युत का चालन करता है। अब नींबू के रस के स्थान पर अन्य द्रव जैसे आसुत जल, वनस्पति तेल आदि लेकर क्रियाकलाप को माफ कीजिएगा, है ना, इसके जगह पे हम और अलग अलग क्या कर सकते हैं, माध्यम को ले सकते हैं। जैसे कि आसुत जल हो गया, वनस्पति हो गया, वनस्पति तेल हो गया, लेकर अधिक क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। क्या प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है अथवा नहीं, इसके लिए हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय सुई से भी हम विद्युत सुचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ को पता कर सकते हैं, कुछ इस तरह से क्रियाकलाप करके। ये क्रियाकलाप आपको समझ नहीं आया, मेरे को पता चल गया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत आ गया, ये ब्लैक बोर्ड में समझाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये अगर मैं है ना। तो चलो, इस क्रियाकलाप को उतना ध्यान मत दो, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, समझाने में भी दिक्कत होगा। तो अब देखते हैं, विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थों में विद्युत का चालन होता है, इसलिए पदार्थों को चालकों और विद्युतरोधी में वर्गीकृत न करके चालक और हीन चालक में वर्गीकृत करना को अधिक मान्यता दी जाती है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जो आपका आसुत जल है उसमें क्या नहीं होता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हाँ चलिए, जबकि नल के जल हो गया, नमक के घोल हो गया, हैंडपम्प के जल हो गया, कुएं हो गया, तालाब हो गया आदि के जल में कुछ लवण घुले होते हैं। तो देखिए, जो आपका आसुत जल यानी कि जो आपका बरसात का पानी होता है, जो ज़मीन से बिल्कुल भी न टिका रहा है और उसका आप शुद्ध, जैसे आसमान से गिरता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, शुद्ध आसमान से गिर रहा है तो उसको ऊपर से ही क्या कर लो, कैच कर लो किसी साफ़ सुथरे वातावरण में या साफ़ सुथरे वस्तु में, और उसमें आप क्या करोगे, बिजली डालोगे तो उसमें कोई भी आपको झटका वगैरह नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई भी आयन नहीं घुला होता है। लेकिन आपका नल का जल हो गया, नमक का घोल हो गया, हैंडपम्प का जल हो गया, कुएँ हो गया, तालाब हो गया आदि में क्या होता है, बहुत सारे लवण घुले होते हैं, है ना। तो ये लवण घुले होने के कारण ही इसमें क्या होता है, ये लवण है ना, बिजली को अपने में से आने जाने देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये सब पानी अशुद्ध जल को छोड़कर जितने भी घोल होते हैं, नमक के घोल हो गया, तालाब का पानी हो गया, कुएं का पानी हो गया, हैंडपम्प हो गया और नल का जल हो गया, नल का पानी हो गया, यानी कि तो इन सब में लवण होने के कारण ही क्या होता है, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना। अतः ये जल शुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लवण मिल जाए रहते हैं। खनिज लवण की थोड़ी सी मात्रा इनमें घुली होती है, इसलिए ये जल विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें लवण होने के कारण ही क्या होते हैं, ये आपका जल जो है, जितने भी हम पीते हैं, नल का जल हो गया, हैंडपम्प का जल हो गया, कुएं का हो गया, तालाब का हो गया, ठीक है, तो ये सब लवण मिले होने के कारण ही विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसमें खनिज लवण भी मिला होता है। आसुत जल में लवण नहीं होता। अब देखिए, आसुत जल में लवण नहीं होता है ना, इसलिए आसुत जल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यह विद्युत का हीन चालक होता है। और जो आपका आसुत जल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लवण नहीं मिला होता है,
इसलिए यह बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है और शुद्ध होने के कारण और लवण नहीं मिले होने के कारण ही अशुद्ध जल में से बिजली प्रवाहित नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे कि आपको गीले हाथों से विद्युत परिपथ को छूने से क्यों मना किया जाता है। तो क्यों मना किया जाता होगा, तो देखिए, हम जो जल उपयोग करते हैं ना, हम जो हाथ धोते हैं उनमें क्या होता है, नल का जल होता है, हैंडपम्प का जल होता है, कुएं का हो गया या तालाब का पानी हो गया, यहाँ कि इन सभी चीज़ों से मिलने वाले पानी का उपयोग करते हैं और ये पानी भी हमारे हाथों में कभी कभी चिपके रहते हैं और ये पानी क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं। तो इनमें लवण होने के कारण ही ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और यदि हमारे हाथों में थोड़ा सा गीला पानी रहेगा, गीला रहेगा और हम क्या करेंगे, विद्युत परिपथ को छुएंगे, तो क्या हो सकता है, हमको विद्युत का झटका लग सकता है ना, विद्युत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है क्योंकि उसमें लवण होता है उस जल में। इसलिए ही हमको गीले हाथों से क्या किया जाता है, किसी भी विद्युत परिपथ को छूने से मना किया जाता है। चलिए, क्रियाकलाप 3 को छोड़ देना है, ठीक है, क्रियाकलाप को हम नहीं करेंगे। चलिए अब चलते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की ओर, है ना। यहाँ पे दिया है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हाँ, विद्युत क्रियाकलाप 3 को आपको छोड़ देना करके मैं बताया था, है ना। चलिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हम पढ़ते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा तो हमने पढ़ लिया बिजली के बारे में। अब बिजली जो है रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है, यानी कि रासायनिक जो वस्तु होती है, रासायनिक, है ना, रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी यह प्रभावित होती है, उसके लिए भी क्या होता है, यह प्रभाव उत्पन्न करती है। चलिए चलते हैं, जब विद्युत धारा किसी विद्युत सुग्राही यानी कि सुचालक, है ना, जो विद्युत का सुचालक होता है, तो उसमें से जब विद्युत धारा किसी विद्युत सुग्राही यानी कि सुचालक द्रव या विलयन में प्रवाहित की जाती है, तब विद्युत धारा उस विद्युत सुग्राही द्रव में प्रभाव उत्पन्न करती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, आइए इसे समझें। तो देखिए, जब भी कोई विद्युत धारा को हम क्या करेंगे, किस में प्रवाहित करेंगे, किसी भी सुचालक विलयन में या द्रव में, है ना, तो करेगा क्या, जो विद्युत धारा है उसमें से प्रभावित हो जाएगा, है ना, उसमें से प्रवाहित हो जाएगा। तो जब उसमें से प्रवाहित होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा उस द्रव में, उस रासायनिक द्रव में, जो उसका क्या होगा, सुचालक होगा, किसका, विद्युत का। तो जैसे उसमें क्या करेगा, धारा प्रवाहित होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव उत्पन्न होगा। तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं। विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में लेना है, मतलब कोई भी द्रव को लेना है, सुचालक द्रव को, और इसमें धातु के 2 छड़े को डुबा देना है ना। इसके पश्चात धातु के एक छड़ को सेल से और या बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देना है ना, तथा दूसरी छड़ का समूह ऋणात्मक सिरे से करने पर धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से क्या करना, धातु के 2 छड़ को डुबोना है उस विलयन में, और उसके बाद धातु की जो एक छड़ है ना, पहले छड़ को सेल या बैटरी के धनात्मक सिरे से और दूसरी छड़ को ऋण वाले सिरे से जोड़ देना है। इससे क्या होगा, ऐसा करने पर आपका विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस स्थिति में विद्युत सुग्राही विलयन यानी कि विद्युत सुचालक द्रव अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका विद्युत का सुचालक द्रव है वो अपने छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है, तो इसी को कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसके कारण इलेक्ट्रोडों पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे गैस के बुलबुले बनना, है ना। अब वहाँ पे कुछ परिवर्तन होगा, मतलब रासायनिक प्रभाव हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, गैस का बुलबुला बन सकता है, और धातु का इलेक्ट्रोड पर एकत्र हो सकते हैं, जो धातु है वे इलेक्ट्रोड पर जा सकते हैं, है ना। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। आप तो रासायनिक क्रियाकलाप में जानते हो, रासायनिक प्रभाव होता है तो रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी लक्षण एक साथ अथवा कोई एक दिखाई दे सकता है, यानी कि इन जितने भी लक्षण मैं बता रहा हूँ, रंग परिवर्तन होना, है ना, या अवयव में टूट जाना, तो ये सब एक साथ भी दिख सकते हैं, और इनमें से कोई एक भी दिख सकता है, या 2 भी दिख सकता है, या 3 भी, मतलब कोई भी लक्षण इनमें से दिख सकता है एक साथ, या अलग अलग भी दिख सकते हैं। प्रयुक्त उपकरण को वोल्टामीटर कहते हैं, और इन सभी को क्या कहते हैं, हम वोल्टामीटर कहते हैं इस उपकरण को, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ना। वोल्टामीटर का वह सिरा जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है वह एनोड तथा जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है वह कैथोड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिया गया है, धन वाला आपका क्या है, तो देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है वह सिरा जो एनोड से जुड़ा है ना। वोल्टामीटर का जो सिरा धन से जुड़ा है ना, वह एनोड यानी कि जो आपका
एनोड वाला चित्र कौन सा होगा, ये वाला एनोड वाला भाग आपका धनात्मक होगा, है ना, ये धन वाला है। और आपका कैथोड वाला जो यहाँ पे दिया है कैथोड, है ना, तो ये आपका क्या है, ऋणात्मक वाला है, ये धन वाला और ये ऋणात्मक वाला सिरा है। वोल्टामीटर के बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर तथा विलयन के अंदर कैथोड से एनोड की ओर इस तरह से विद्युत धारा आपका बढ़ता है, और यही क्रिया आपका क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी पात्र में अम्लीय जल, है ना, पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें लेकर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने अवयवों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। इसी प्रकार नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विघटन हो जाता है और सोडियम और क्लोरीन गैस बनती है। तो आप जानते हो नमक का सूत्र क्या होता है, Na और Cl होता है ना। सोडियम का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो वह जो है नमक का सूत्र होता है NaCl, तो वह सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है ना। उसमें जब क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यही कहलाता है आपका विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोडों के पास गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं, विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और ये जो परिवर्तन है उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से विद्युत धारा जो है जब किसी रासायनिक पदार्थों में उसका कोई प्रभाव उत्पन्न करता है तो इसी को कहते हैं हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक तत्व हमने लिया है, रासायनिक द्रव लिया है। तो जब विद्युत धारा वहाँ पर क्या करता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह से विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की परिभाषा हम दे सकते हैं, है ना। चलिए ये आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, और ये अध्याय थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा, समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो जैसा भी होगा थोड़ा सा दिक्कत होगा तो थोड़ा सा कोशिश करना अपने तरफ से समझने के लिए। अब हम कल पढ़ेंगे फल एवं वनस्पतियों द्वारा विद्युत का चालन। तो देखिए हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, आलू के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। आलू में भी क्या होता है, आपका विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता है ना, विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि नहीं होता है आलू में, उसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।